वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस पे हमने किया था पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लैंड, फिर था लेबर, फिर थी कैपिटल, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं इन प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड, हमें लैंड भी चाहिए, राइट। उसके बाद हमें लेबर भी चाहिए, फिर हमें कैपिटल मतलब मशीनरी या पैसा भी चाहिए, और फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है एंटरप्रेन्योर, राइट। तो देखते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बंदा बिजनेस में रिस्क उठाता है, राइट। जो बंदा इनिशिएट करता है बिजनेस, राइट। ही मैनेजेस एवरीथिंग कि कैसे रॉ मटेरियल लाए जाएंगे, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर कहाँ से अरेंज की जाए, पैसे कहाँ से अरेंज किए जाएं, राइट। फिर प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचा जाएगा। तो वो सारा जो वो है मैनेज करना है, वो सब किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है, राइट। उसको हम ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं, उसको हम रिस्क टेकर भी बोल सकते हैं, ओके। तो देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है। ही इनिशिएट द बिजनेस, कोई ऐसा बंदा तो चाहिए ना जो कि इनिशिएट कर सके बिजनेस, जो शुरू कर सके, राइट। टू इनिशिएट द बिजनेस, तो उसका पहला फंक्शन है टू स्टार्ट द बिजनेस, टू इनिशिएट द बिजनेस। फिर टू बियर द रिस्क। अब बिजनेस क्या पता चले, क्या पता ना चले, और अगर नहीं चलेगा तो सारा का सारा जो रिस्क है, सारा का सारा जो नुकसान है, वो किसको बियर करना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर को बियर करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए जो आपके बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, उनको रिस्क बियर नहीं करना पड़ता। कैसे? अगर आपने लैंड किराए पे लिए, राइट, आप बिजनेस कर रहे हैं और आप रेंट देते हो, सपोज करो 20,000 रुपये का रेंट देते हो पर मंथ, ठीक है। इस बार आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चला, तो क्या आप अपने मकान मालिक को ये बोलोगे कि मुझे मेरा रेंट माफ़ कर दो, मैं इस बार रेंट नहीं दूंगा? नहीं, वो मानेगा ही नहीं। उसको तो अपना रेंट चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको प्रॉफिट हुआ हो या आपको लॉस हुआ हो, उसको कोई मतलब नहीं है। तो लैंड की पेमेंट क्या जाती है? फिक्स जाती है, राइट। फिर अगला आया लेबर। आपके यहाँ लेबर काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, राइट। आपको इस समय अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप उन्हें ये बोलोगे कि यार इस बार मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें वेजेस नहीं दे पाऊंगा? क्या वो मान जाएंगे? नहीं। उनको भी अपनी फिक्स्ड पेमेंट चाहिए ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो लेबर को भी क्या चाहिए? फिक्स्ड अपनी पेमेंट चाहिए। फिर आया था नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट वाज कैपिटल, राइट। कैपिटल मतलब मशीनरीज वगैरह हो गई, कैपिटल मतलब जो पैसा आप बैंक से लोन की तरह उठाते हैं बिजनेस के लिए, ओके। तो जब आपने बैंक से पैसा उठाया है, कैपिटल उठाई है अपने बिजनेस के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आपको बैंक के से लोन लिया है, तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस बार आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या बैंक को ये बोलोगे कि प्लीज़ इस बार इंटरेस्ट मत लो, किस्तें माफ़ कर दो? नहीं, बैंक को भी क्या चाहिए? अपनी किस्तें चाहिए। बैंक को भी कोई मतलब नहीं है आपको प्रॉफिट हुआ हो या आपको लॉसेस हुए हो या खूब सारे करोड़ ऑफ प्रॉफिट हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस मतलब है अपनी फिक्स्ड पेमेंट से, राइट। तो उन तीनों को तो फिक्स पेमेंट चली जाती है, लैंड को भी, लेबर को भी, कैपिटल को भी। अब बचता है एंटरप्रेन्योर। इससे तो बेचारे को जो बच गया, कम बचा तो कम ले लेगा, ज्यादा बचा तो ज्यादा ले लेगा, राइट। तो इसकी पेमेंट कोई फिक्स्ड नहीं है, राइट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, ये क्या बियर करता है? रिस्क बियर करता है, राइट। एक तो मेहनत भी करता है, ऊपर से ये भी नहीं पता कि कितना मिलेगा, राइट। क्योंकि पेमेंट तो फिक्स है नहीं ना, पेमेंट उसकी वेरी होती है, जिस हिसाब से प्रॉफिट बचेंगे बिजनेस में, उस हिसाब से एंटरप्रेन्योर को पेमेंट दी जाएगी, राइट। बाकी अदर फैक्टर्स को फिक्स पेमेंट दी जाती है। लेबर बोल रहा है 500 रुपये चाहिए, तो उसको 500 ही मिलेंगे। अब चाहे आपको 500 रुपये की कमाई हुई हो या ना हुई हो, उसको कोई मतलब नहीं है। लेबर को
आपको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स पेमेंट, राइट। जमीन किराए पे ली है, राइट, इस बार एक भी सामान नहीं बिका तो क्या किराया देना बंद कर दोगे? नहीं, उनको भी क्या जानी है, 20,000 रुपए का रेंट देना है तो देना ही है, राइट। सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही ऐसा होता है जो प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो अपना नहीं लेगा कुछ भी, राइट। और अगर लॉसेस हो तो लॉसेस में उसे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इसका जो रिटर्न होता है ये वेरी करता है एज पर कंडीशंस ऑफ बिजनेस, ओके। और क्या काम होता है इसका, टू कोऑर्डिनेट अदर फैक्टर्स। अब हमने पढ़ा था कि बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक था आपका पहला लैंड, राइट। लैंड, उसके बाद था लेबर, उसके बाद था कैपिटल, राइट। उन सब की मदद पड़ती है, उन सब की ज़रूरत पड़ती है हमें, बट कोई एक ऐसा बंदा भी तो चाहिए जो अरेंज कर सके कि लैंड कहाँ से लेनी है, राइट, कितनी लैंड चाहिए, फिर लेबर कहाँ से लेनी है, किस प्रकार की लेबर लेनी है, राइट, फिर कैपिटल मतलब पैसा कहाँ से रेज किया जाएगा। तो एक बंदा भी तो चाहिए इन सब बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, राइट। तो वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ही कोऑर्डिनेट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर का दूसरा फंक्शन है टू ब्रिंग इनोवेशन, कुछ नया करना। अगर आप एक ही पुराना प्रोडक्ट बार बार बेचे जाओगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको ना कुछ नया करना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं इस बार अपने प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन की कंपनीज को ही देख लो। आप कोई मॉडल लेके आएंगे आज और 4 महीने बाद लेने जाएंगे तो मॉडल ही चेंज हो चुका होगा, कोई नया फीचर आ चुका होगा उस कंपनी के फ़ोन में, राइट। तो ये क्या है, इनोवेशन ही तो है, राइट। तो इनोवेशन करनी बहुत ज़रूरी है। आप इनोवेट करेंगे तो ही आप मार्केट में क्या करेंगे, सरवाइव कर पाएंगे, वरना आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप खुद ब खुद आप मार्केट से आउट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अगर पुराना ही प्रोडक्ट मार्केट में बेचते रहोगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में अब नहीं बिकेगा, बिकॉज पीपल वांट टू बाय न्यू प्रोडक्ट एवरी टाइम। अगर मैं मोबाइल फ़ोन लेने जाऊंगी आज से 6 महीने बाद तो मेरे को नया फ़ोन चाहिए होगा, ऑब्वियसली, जो लेटेस्ट फीचर वाला हो, राइट। तो अगर दुकानदार मुझे पुराना फ़ोन दिखाए पुराने फीचर वाला तो मैं नहीं लूंगी, राइट। तो एंटरप्रेन्योर का एक और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू ब्रिंग इनोवेशन। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्या वो अचीव करना चाहते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ठीक। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब भाई आप बिजनेस कर रहे हो, आप नए नए बिजनेसमैन हो, अभी आए हो, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि यू हैव टू स्टे। भाई पहले तो ये रहेगा कि यार सर्वाइव ही कर जाओ मार्केट में, वही काफ़ी है, राइट। प्रॉफिट तो अभी दूर की बात है, अभी तो पहले क्या है, मैं मार्केट में सर्वाइव कर जाऊं, वही काफ़ी है, ओके, ठीक। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव जब आप एज अ न्यू बिजनेसमैन मार्केट में आए हो तो पहला तो होता है कि यार मैं सर्वाइव कर जाऊं, किसी तरीके से मार्केट में टिक जाऊं, ओके। एक बार आप मार्केट में टिक गए तो फिर कुछ टाइम बाद आप सोचोगे कि चलो अब सर्वाइवल तो हो गया, अब मुझे क्या कमाने चाहिए, प्रॉफिट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट का मोटिव बाद में आता है, पहले तो सर्वाइवल होता है, राइट। पहले तो किसी तरीके से मैं टिक जाऊं, ओके। उसके बाद होता है क्या, आपका मोटिव होता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अब थोड़े टाइम बाद लगेगा कि यार अब मुझे क्या कमाना शुरू कर देने चाहिए, प्रॉफिट्स कमाने शुरू कर देने चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रॉफिट। फिर उससे ही संतुष्टि नहीं होगी, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि यार मुझे अब एक बार प्रॉफिट आपने कमा लिए, अच्छा पैसा हो गया, तो अब आपको लगेगा कि मुझे अपनी ब्रांचेस को और जगह भी एक्सपैंड करना चाहिए, तो फिर आपका एक और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा क्या, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, ओके।
तो ये ऑब्जेक्टिव आपस में सब इंटरलिंक्ड हैं, राइट? तो पहले तो आपको मेन पहला स्ट्रगल क्या है? टू सर्वाइव, राइट? कैसे किसी तरीके से मैं सर्वाइव कर जाऊं मार्केट में, राइट? और कंपनीज भी हैं, इतनी सारी कंपनीज प्रोडक्ट बना के बेच रही हूं, तो क्या मैं उनके बीच में सर्वाइव कर पाऊंगी? क्या लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट? तो फिर आप उस समय क्या करते हैं, जैसे कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी कॉस्ट आई 30, लागत आपकी आई पूरी कितनी? 30 रुपीज, बट आपको सेलिंग प्राइस भी कितना रखा? 30, कितना रखना पड़ा? 30 रुपीज, ठीक है? तो निकाल लो प्रॉफिट। बेच रहे हो 30 का, सेलिंग प्राइस इज 30, लागत भी आई है कितने की? 30 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ है आपको? 0, राइट? पर चलो कोई नहीं कम से कम लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद तो रहे हैं, राइट? उन्हें पता तो चल रहा है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो कुछ टाइम तक तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, राइट? जब सिर्फ सर्वाइवल हो पाएगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे। फिर एक बार आपका प्रोडक्ट लोग यूज टू हो जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपका नाम बन जाए मार्केट में, तब आप ऐसा कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 35 कर दिया जाए, राइट? कॉस्ट आपकी 30 आ रही है, बेचा आपने, सेलिंग प्राइस रख दिया 35, लागत है 30, तो अब यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स, राइट? तो अब वाला फेज आएगा जब आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे, ओके? क्या पहले ही दिन SP35 कर दूं? नहीं, लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, तो पहले मुझे कोशिश करनी है कि सेलिंग प्राइस कम से कम रखी जाए, राइट? उसके बाद जब मेरा नाम बन जाएगा, लोग मेरे प्रोडक्ट खरीद के यूज टू हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के, तब तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो तब मैं थोड़ी बहुत सेलिंग प्राइस बढ़ा भी दूं, तो उससे लोग, मेरा कस्टमर भागेगा नहीं, जाएगा नहीं, राइट? तो सेलिंग प्राइस अब मैंने बढ़ा दिया, 30 की जगह 35 कर दिया, तो अब मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन हो गया? 5, ठीक है? तो इस तरीके से अब मैं प्रॉफिट कमाने लगी हूँ। तो एक बार जब मेरे प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएं, तो मुझे लगेगा कि यार अब मुझे ग्रोथ भी करनी चाहिए, अब मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा लिए हैं, सफिशिएंट पैसा आ चुका है, तो अगर मैं ग्रोथ करना चाहूँ, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहूँ, तो मेरे पास आराम से फंड्स हो जाएंगे। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, ओके? तो वैसे तो जो ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं आपके, राइट, ये प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, ये प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो ना इसमें फॉल करता है, इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना, तो यहाँ पे 2 चीज आती हैं, एक होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? क्योंकि आपकी कंपनी में लोगों का पैसा भी लगा है, इन्वेस्टर्स का, राइट? तो उनको भी तो रिटर्न दोगे, राइट? अगर किसी ने आपकी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं 500 रुपए के, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम मुझे 600 रुपए तो मिले ना। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसे उसको दे रहे हो, वो कहाँ से दोगे आप? तभी तो दोगे जब आपकी कंपनी क्या अर्न कर पाएगी? प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, राइट? तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, लोन्स लिए हैं भाई, उनको चुकाना है आपने, राइट? तो उनकी उसके लिए भी पैसा चाहिए आपको। एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देनी है, राइट? कभी कभार उनको बोनस भी देने हैं, तो उन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा, राइट? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आप किस किस के लिए पूरा करोगे भाई? कम लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोगों से पैसा लिया हुआ है, आपकी कंपनी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको भी पैसा चाहिए, राइट? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो आप का होना ही चाहिए, राइट? ताकि आप इन सब लोगों की पेमेंट कर सको। उसके बाद कई सारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी होता है, कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स की जाए, कोशिश की जाए कि अपनी सेल पूरे ऑल ओवर इंडिया, राइट, सारे पूरे मार्केट को हम कैप्चर कर सकें, राइट? तो दिस कैन बी द ऑल्सो बी द वन ऑब्जेक्टिव, राइट? अब आपके बुक में ना 2 टाइप के प्रॉफिट्स की बात की है। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, वन इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा इज इकोनॉमिक प्रॉफिट।
अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट भी वैसे ही निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पर तो ऐसे तो आंसर सेम आएगा, तो क्या फर्क है यहां पे ना? टोटल कॉस्ट में वो सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और यहां पे वो टोटल कॉस्ट में ले रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब मतलब क्या हुआ इन दो चीजों का? देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो याद करो, जब आप अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ये मैं रफ में बता रही हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इस तरफ आती है सेल, राइट? सेल्स आ गए 2000, इस तरफ खर्चे आ गए आपके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो सपोज करो इन तीनों को मिला के आ रहा है 1500 रुपये, राइट? 1500 रुपीज। तो प्रॉफिट निकाल लो, कितना बचेगा? 2000 की आमदनी थी, 1500 रुपये का खर्चा था, तो कितने का बचेगा नेट प्रॉफिट? 500 रुपये का, राइट? तो यही 500 रुपये आपका क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, क्योंकि यहां पे वो वाले खर्चे आ रहे हैं, यहां पे ये सारे खर्चे ना, इनको एक्सप्लिसिट माना जाता है। एक्सप्लिसिट मतलब ये वो वाले खर्चे हैं जो आप अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं, साफ साफ पैसा मेरी पॉकेट से निकल के जा रहा है, राइट? जा रहा है सामने वाले को, तो वो सब खर्चे होते हैं मेरे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाते हैं, तो ये 2000 रुपये की आमदनी, 1500 रुपये का खर्चा, बचा 500 रुपये, तो यही 500 रुपये क्या हो जाएगा आपका? अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट का तो आपको पता चल गया, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अब देखो, सपोज करो आप बिजनेस कर रहे हैं और जो प्रीमिसेस है, जो एरिया है आप जहां पे बिजनेस कर रहे हो, जो बिल्डिंग है वो आपकी खुद की है, सेल्फ, राइट? तो जाहिर सी बात है आप किसी को रेंट तो नहीं पे कर रहे हैं ना, राइट? आप किसी को रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब आप P&L बनाएंगे तो आपका रेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हैं, राइट? बाकी के खर्चे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट? ट्रैवलिंग होगी, राइट? बाकी के खर्चे आ जाएंगे। अब एक चीज, अगर आपने ये बिल्डिंग किसी से किराए पे ली होती, तब भी तो रेंट आप देते, राइट? सपोज करो इतना ही एरिया अगर आप किसी से किराए पे लेते, जितना अभी आप खुद का यूज कर रहे हैं, वो आपसे रेंट लेता कितने का? 20,000 रुपए का। कितने का लेता? 20 रुपए रेंट, 20,000 रुपए का, राइट? तो आप देते ना, राइट? पर अब आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो प्रीमिसेस आपके खुद के हैं, राइट? तो जो ये खर्चा है 20,000 रुपए का, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, ये एक्चुअल में खर्चा नहीं है, ये एक्चुअल में खर्चा नहीं है, बट ये क्या है? अज्यूम्ड खर्चा है। अज्यूम्ड खर्चा मतलब देखिए, आपके दो टाइप के एक्सपेंसेस हैं। एक तो वो होते हैं जो मेरी पॉकेट से हुआ है खर्चा, राइट? एक वो खर्चा होता है जो इम्प्लिसिट है या अज्यूम्ड है। क्यों? क्योंकि वो चीजें मेरे खुद के पास थी, इसीलिए मुझे उनके लिए किसी को पॉकेट से पे नहीं करना पड़ रहा है, राइट? सपोज करो मैं क्या हूं,
एक सीए हूं, पर मैं सीए का काम नहीं कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, कुछ बिजनेस कर रही हूं, राइट। वहां पे मेरे पास, वहां पे मुझे क्या चाहिए था, एक कमरा चाहिए था, तो मेरे पास एक कमरा भी था, राइट। तो वो रूम भी मेरा सेल्फ का था, जो मैंने, जहां पे मैं बिजनेस कर रही हूं, ओके। और मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, कुछ पूंजी थी, जो कि मैंने यहां पे इन्वेस्ट कर दी है, ठीक है। और फिर उसके अलावा भी मैं कई सारे खर्चे पे बियर कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दे रही हूँ, ट्रैवलिंग का खर्चा दे रही हूँ, राइट। और आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका खर्चा दे रही हूँ, वाटर बिल आ रहा है, उसका खर्चा दे रही हूं। तो देखो, अब एक चीज देखिए, मेरे पास इतने ये सारी आइटम्स हो गई, ओके। अब देखो, वाटर बिल जब आएगा तो मैं अपनी पॉकेट से दूंगी ना खर्चा, राइट। मेरे पॉकेट से साफ साफ पैसा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरी पॉकेट से जाएगा, ये भी हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ट्रैवलिंग बिल भी मेरी पॉकेट से जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। रॉ मटेरियल भी मैंने खरीदा है सप्लायर से, तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब देखते हैं ये पॉइंट्स। अब देखो, मैं सीए हूं, तो अगर मैं किसी सीए फर्म में काम करके 50,000 रुपया महीना कमा सकती थी, राइट। पर मैंने नहीं कमाया ना, क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूं, बिजनेस कर रही हूं, राइट। तो इसका मतलब मैंने ये चीज क्या कर दी, सैक्रिफाइस कर दी ना। ये चीज मैंने क्या कर दी, सैक्रिफाइस कर दी। तो ये 50,000 रुपया मेरे बिजनेस करने की क्या है, कॉस्ट है, लागत है। तो ये 50,000 रुपया क्या माना जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। ये क्या है मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो पैसा मैं कमा सकती थी, पर मैंने वो क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, राइट। सैक्रिफाइस कर दिया मैंने वो पैसा, तो वो भी क्या माना जाए, खर्चा ही तो माना जाए भाई। जो पैसा सैक्रिफाइस हो गया, मतलब जो पैसा अर्न नहीं हो पाया, वो क्या माना जाए, कॉस्ट ही माना जाए, ओके। जिस कमरे में मैं क्या कर रही हूं, बिजनेस कर रही हूं, राइट। अगर वो कमरा मैं किसी को रेंट पे देती तो मैं 15,000 रुपये कमा सकती थी, पर अब तो नहीं कमा पा रही हूं ना, तो वो इनकम भी मैंने क्या कर दी, सैक्रिफाइस कर दी, राइट। तो 15,000 रुपया भी क्या है, क्या माना जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब मेरे पास पैसा था, राइट, सेविंग्स थी। अगर वो पैसा मैं बैंक में डालती तो आई कुड हैव अर्नड क्या, इंटरेस्ट। पर मैंने वो पैसा बैंक में नहीं डाला, मैंने वो पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया है, राइट। तो मैंने क्या सैक्रिफाइस कर दिया है, इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर दिया है। सपोज करो मुझे 8,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट मैंने क्या कर दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है, राइट। तो वो अर्निंग भी मैंने क्या कर दी, सैक्रिफाइस कर दी। तो जो अर्निंग्स मैंने सैक्रिफाइस कर दी हैं, उन्हें क्या माना जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक। तो अब आप अब एक चीज, एक खासियत है, जो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना, ये सारी की सारी ये कभी भी अकाउंट्स में शो नहीं होती। अकाउंट्स मतलब जब आप P&L बनाते हैं तो वहां पे इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं दिखाई जाती है, वहां पे सिर्फ कौन सी कॉस्ट दिखाई जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही शो की जाती हैं, राइट। इम्प्लिसिट कॉस्ट शो नहीं की जाती हैं। तो हमने देखा इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते समय टोटल कॉस्ट में दो चीजें शामिल की जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी की जाती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी की जाती है। जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते समय टोटल कॉस्ट में सिर्फ क्या शामिल किया जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही शामिल किया जाता है, ओके। वैसे ये कॉन्सेप्ट आपका बाद में आना था, बट अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बाद में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, बिकॉज ये आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर तो राइट, तो अगर जब ये आंसर निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा, तो हम देख सकेंगे
कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना वो आपका ज़्यादा है दैन इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे लागत कम है ना, वहाँ पे लागत सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट की है। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय तो लागत दो चीज़ों की है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, राइट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा कम आएगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा आएगा। तो ये तो था आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा इसको। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके फर्ज बनते हैं अपनी सोसाइटी के तरफ, क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, राइट। नो एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मतलब सोसाइटी में जो आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। नो पोल्यूशन, राइट, कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का वेलफेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सोसाइटी से ही आपको अर्निंग हो रही है, तो सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी पूरी करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। जैसे कि आप गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकाल सकते हैं। जब आप टीवी में ऐड देखते हैं तो देखते हैं ना, जो गरीब बच्चों क्लासमेट की कॉपी खरीदिए तो उसके पीछे लिखा भी होता है इसका 1 रुपया गरीब बच्चों की पढ़ाई की फंडिंग होगी, राइट। तो इसका मतलब कंपनी इज फुलफिलिंग कौन सा ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ओके। उसके बाद है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, राइट। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब आपके यहां जो लेबर काम कर रही है उनको भी तो खुश रखोगे, उनको प्रॉपर वेजेस दोगे, राइट। उनकी स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करोगे, ट्रेनिंग दोगे उनको प्रॉपर तरीके से, ताकि वो अपने करियर में क्या कर सके, ग्रोथ कर सकें। और फेयर ट्रीटमेंट दोगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, कोई पार्शियलिटी नहीं करोगे, राइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई बंदा हिंदू है या मुस्लिम है या वो उसका जेंडर क्या है, राइट, मेल है या फीमेल है, राइट। तो इस बेसिस पे कोई कंपैरिजन नहीं करा जाएगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, राइट। फेयर ट्रीटमेंट। उसके बाद है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशन के प्रति आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इस तरीके से कंपनी को प्रोड्यूस करना चाहिए कि वो हमारी नेशन की प्रायोरिटीज के हिसाब से, जैसे कि मतलब अगर हमारी कंट्री में कोई चीज़ नहीं बनती तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी दूसरों से, दूसरी कंट्रीज से। तो जब हम खरीदेंगे तो हमें वो चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ेगी ना, क्योंकि जब कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो तो टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ते हैं, तो उससे सामान महंगा हो जाता है। तो कोशिश की जाए क्यों ना उन चीज़ों को हम इंडिया में ही बनाएं, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम है मेक इन इंडिया, मतलब चीज़ों को इंडिया में ही क्या किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया में चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी तो इंडिया की कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा, राइट। उससे लोगों को, इतने सारे लोगों को, इंडियन जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, राइट। तो कोई भी कंपनी है उसको प्रोडक्शन किस हिसाब से करना चाहिए कि हमारी नेशन को किस चीज की आवश्यकता है, नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से, राइट। प्लस इतना प्रोडक्शन करो कि हमारी कंट्री उस चीज में सेल्फ रिलायंट हो जाए, हमारी कंट्री को उस चीज को खरीदने के लिए दूसरी कंट्रीज का मुंह ना देखना पड़े, सेल्फ रिलायंट, राइट। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, जैसे मोदी जी का वो है, राइट, स्किल्ड इंडिया, ठीक है। तो आप जब फैक्ट्री में वर्कर्स को काम करा रहे हैं तो आप उनकी स्किल भी डेवलप कराइए, राइट। जो बंदा अनट्रेन्ड है उसको ट्रेनिंग दीजिए, राइट, ताकि वो क्या कर सके, उस रोजगार पा सके। और जब रोजगार पाएगा तो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट की, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, राइट। तो हमें किस हिसाब से प्रोड्यूस करना चाहिए, नेशन के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।